बीजेपी के सामने ये एक बहुत बड़ा मतलब कहिए कि एक चैलेंज भी है कि वो प्रायोरिटी किसको देगी, प्राथमिकता किसको देगी। एक तरफ एक लंबा अनुभव राधा मोहन सिंह भाई करीब 40 साल से बीजेपी का डोर जहां बिहार में संभाले हुए हैं। अश्विनी चौबे का वही गुणागणित है। आप रविशंकर बाबू का ही बात कर लीजिए तो 1995 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी था, उसमें वो गए। रविशंकर प्रसाद पर खतरा है, अश्विनी चौबे पर खतरा है, राधा मोहन सिंह पर खतरा है और युवा नेतृत्व पर बीजेपी इस बार भरोसा करेगी। देखिए तो ऋतुराज सिन्हा बड़ा चैलेंज, कैन बी अ बिग चैलेंज फॉर रविशंकर प्रसाद इन द अपकमिंग 2024 इलेक्शन। और ये बात तथ्यात्मक तौर से भी समझिए कि सिर्फ ये पटना लोकसभा सीट की बात नहीं है। बिहार बीजेपी अगर आज गर्त में जा रही है, और मैं खुले तौर से कहता हूं मेरा भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, स्पष्ट तौर से समझिए कि बीजेपी किसी भी अपने उन लोगों को प्रायोरिटी यहां पर नहीं देती है जो संस्थापक रहे, जिन्होंने अपना कैलाश मुत्तमी से विवाह नहीं किया। आरके सिन्हा जो है, ऋतुराज सिन्हा के पिताजी, जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज SIA बड़ा हजारों करोड़ कंपनी जो है उसके फाउंडर हैं, ओनर हैं, उन्होंने भाजपा से काफी दिन से जुड़े हुए, मतलब शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो उनके साथ उस समय भी ये कंडीशन था कि उन्होंने अपने बेटे ऋतुराज सिन्हा के लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन बीजेपी उसे अनसुना कर। टाइम कैंडिडेट लोग जो आ रहे हैं दूसरे पार्टी से, नाम नहीं रखेंगे हम किसी का, उनको यहाँ पर बड़ा पद मिलता है, लेकिन उन लोगों का मूर्ति तक आने लगता है, नाम लेवा नहीं बचा है कोई, इसीलिए बिहार बीजेपी सत्ता के लिए तरस रहे। तो पटना साहिब में अकेले 25% मतदाता जो है वो कैस्ट समाज से है। और कैस्टों के बारे में एक और चीज जान लीजिए, और सिर्फ कैस्ट ही नहीं, भूमियारों के बारे में भी ये बात आप कह सकते हैं कि जिस तरह यादव जाति आरजेडी को वोट करती है, आंख नाक कान सब बंद कर, उसी तरह कायस्थ जाति जो है वो आंख कान नाक और सब कुछ अपना ढक के बीजेपी को वोट दिया है। नमस्कार, मैं हूं अमृतेश और आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। जैसे जैसे 2024 नज़दीक आ रहा है, चुनाव का माहौल हर तरफ से, चाय के टपरी से लेकर गांव के खेत खलिहान तक अब ये बातें चलने लगी है कि कौन सा सीट किनके पाले में जाएगा। इसमें एक सबसे बड़ी बात जो चल रही है वो खासकर बीजेपी को लेकर कि जो 70 प्लस या 70 के उम्र के हो गए हैं सांसद जो वर्तमान में है, उनका टिकट काटा जाएगा, ऐसे चर्चाएं चल रही है। इसी चर्चा पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन जी हैं, तो इनसे ही बात करेंगे। उदित जी, ये चर्चाएं बीजेपी में चल रही है कि 70 प्लस या 70 के जो सांसद 2024 में हो जाएंगे उनका टिकट काट दिया जाएगा, ऐसा चर्चाएं चल रही है। देखिए तो इसमें सवाल ये होता है कि क्या बीजेपी युवाओं के साथ जाना चाहेगी या फिर उनके या फिर अनुभव के साथ, क्योंकि जो 70 वर्ष से अगर राजनीति कर रहे हैं तो वो अपने मतलब जीवन का आधा वक्त तो राजनीति में दे दिए, एक लंबा समय दे दिया, तो मतलब उनका अनुभव यूज करना चाहेगी या फिर युवाओं का मौका मिलेगा? मतलब उम्र और अनुभव के बीच टकरार है। बिल्कुल। देखिए 17 सांसद बीजेपी के बिहार में है। 17 सांसद 2019 में 17 सांसद जीते थे। 17 बिल्कुल। 6 सांसद ऐसे हैं जिनके टिकट पर खतरा है अमृतेश। चाहे आप मोतिहारी के राधा मोहन सिंह का बात कीजिए, उनकी तो आयु 75 साल हो चुकी है। बिल्कुल। मतलब 19 में ही वो 70 हो चुके थे। रामा देवी का बात कर लीजिए शिवहर से, वो भी 75 के अप्रोचिंग है। इसके बाद आरके सिंह आरा 70 प्लस हो चुके हैं। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह 72 साल के हो चुके हैं। उसके बाद पटना साहिब लोकसभा से जो भी सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, वो भी अपना 70 साल का आयु 2024 में पूरा करने जा रहे हैं और 71 में वो एंटर कर जाएंगे। तो 70 साल उनकी भी जो उम्र है वो पूरा हो चुका है। इसके अलावा बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे, उनका भी जो उम्र है वो 72 साल हो चुका है। तो अब बीजेपी के सामने ये एक बहुत बड़ा मतलब कहिए कि एक चैलेंज भी है कि वो प्रायोरिटी किसको देगी, प्राथमिकता किसको देगी। एक तरफ एक लंबा अनुभव राधा मोहन सिंह भाई करीब 40 साल से बीजेपी का डोर जहां बिहार में संभाले हुए हैं। अश्विनी चौबे का वही गुणागणित है। आप रविशंकर बाबू का ही बात कर लीजिए तो 1995 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी था, उसमें वो गए। उसके बाद लगातार बीजेपी से सांसद बने, वाजपेयी जी के टर्म में वो मंत्री रहे, और चाहे मोदी जी के भी समय मंत्री रहे, कुछ महीना पहले तक रहे हैं, लेकिन उनको भी हटा दिया गया है। और इसके पीछे कारण बताया गया कि उनका परफॉर्मेंस जो है वो अप टू मार्क नहीं था, जिसके चलते उनका मंत्री पद चला गया। तो ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है अमृतेश कि सिर्फ ये चर्चा नहीं है कि इनका टिकट काटा जाएगा, कई ऐसे युवा चेहरे हैं और हर लोकसभा सीट से युवा चेहरे जो है वो खड़े हैं, इस आस में है कि उनको बीजेपी टिकट देगी। आप आरा में ही देखिए, नारा का उदाहरण हम लोग अगर लिया जाए तो आरा में लगातार पवन सिंह का नाम चल रहा है बिल्कुल, कि पवन सिंह वहां चुनाव लड़ सकते हैं। और पवन सिंह के नाम पर कोई बहुत असहमति इसलिए भी नहीं होगा, जब रवि किशन बन सकते हैं, मनोज तिवारी निरहुआ बन सकते हैं, तो पवन सिंह क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल। उसके अलावा पटना साहिब लोकसभा को आप पकड़िए, यहां पर रविशंकर प्रसाद के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ऋतुराज सिन्हा। ऋतुराज सिन्हा अभी मिजोरम चुनाव में व्यस्त हैं
कई दिनों से मिजोरम में मेहनत कर रहे हैं, पसीना और बहा रहे अभी हैं। तो उनको राष्ट्रीय प्रभारी या फिर कुछ कार्यकारिणी में जगह दिया गया था। इनफैक्ट राधा मोहन सिंह का नाम काट चुका कर काट सोचिए, और जबकि राधा मोहन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, लेकिन उनका नाम काट कर ऋतुराज सिन्हा को एंट्री कराया गया राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। बिल्कुल 2 साल पहले उनको राष्ट्र सचिव भी बनाया गया। तो पटना साहिब पे अगर आप चर्चा कीजिए स्पेसिफिक, तो बड़ा नाम है ऋतुराज सिन्हा जो इस बार दावेदारी कर सकते हैं। तो क्या मतलब ऋतुराज सिन्हा या रविशंकर प्रसाद, इसे मतलब दोनों लोगों में किसको टिकट मिलेगा, ये तो बीजेपी देखिए तय करेगा अमृतेश। लेकिन चर्चा हम लोग अगर पटना साहिब लोकसभा सीट का स्पेसिफिक तौर पर करें, तो इसे ऐसे समझना होगा कि पटना साहिब लोकसभा सीट 2009 में अस्तित्व में आया, बिल्कुल, और तब से वहां पर एक ही पार्टी जीतते आई, ये हुआ है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी पटना साहिब 2009 में शत्रुघ्न सिन्हा जीते, 2014 में शत्रुघ्न सिन्हा जीते, और 2019 में जब वो बागी हो जाते हैं और कांग्रेस चले गए, तब रविशंकर प्रसाद को उतारा गया। हालांकि देखिए 2019 में भी आरके सिन्हा जो है, ऋतुराज सिन्हा के पिताजी, जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज SIS बड़ा हजारों करोड़ कंपनी जो है, उसके फाउंडर हैं, ओनर हैं, उन्होंने भाजपा से काफी दिन से जुड़े हुए हैं, मतलब शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो उनके साथ उस समय भी ये कंडीशन था कि उन्होंने अपने बेटे ऋतुराज सिन्हा के लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन बीजेपी उससे अनसुना कर देती है। और बीजेपी का आप देखिए, बिहार बीजेपी गर्त में क्यों गया। अभी कैलाशपति मिश्र का सीन चल रहा है बक्सर में। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, मेरे गृह जिला का, मेरे प्रखंड का, मेरे गांव के बगल वाले गांव के दुधार चक के रहने वाले हैं कैलाशपति मिश्र। उनका मूर्ति तक अश्विनी चौबे नहीं लगाने दे रहे हैं। बिहार बीजेपी अगर आज गर्त में जा रही है, और मैं खुले तौर से कहता हूं, मेरा भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, स्पष्ट तौर से समझिए कि बीजेपी किसी भी अपने उन लोगों को प्रायोरिटी यहां पर नहीं देती है जो संस्थापक रहे, जिन्होंने अपना, अब कैलाशपति मिश्र विवाह नहीं किए, 3 भाई थे, आप सोचिए उन्होंने विवाह तक नहीं किया। और यही कैलाशपति मिश्र थे जिन्होंने राधा मोहन सिंह जब पहला बार मोतिहारी से लड़ रहे थे, तो जाकर उनके लिए कैंपेनिंग किए, भूमिहार के द्वार द्वार घूम के वोट मांगे और जीते राधा मोहन सिंह। उनको तो भीष्म पितामह तक बस कहा ही जाता है, इसके अलावा उनको बीजेपी यहाँ नहीं तरजीह दी। और यही कारण है ना कि फ्लाइंग कैंडिडेट लोग जो आ रहे हैं दूसरे पार्टी से, नाम नहीं रखेंगे हम किसी का, उनको यहाँ पर बड़ा पद मिलता है, लेकिन उन लोगों का मूर्ति तक यहाँ नहीं लगता है, नाम लेवा नहीं बचा है कोई, इसीलिए आज बिहार बीजेपी सत्ता के लिए तरस रही है। अब आते हैं पटना साहिब लोकसभा सीट। आपने बड़ा अच्छा प्रसंग आरके सिन्हा का कर दिया। आरके सिन्हा मतलब समझिए कि बीजेपी के बहुत बड़े, जैसे प्रमोद महाजन एक बड़े फंडर माने जाते थे, ऑर्गेनाइज कराते थे चीजों को, उसी रोल में आरके सिन्हा भी रहे हैं। और आरके सिन्हा वाजपेयी जी के समय से, उससे भी बहुत पहले से एक्टिव, वो तो जेपी आंदोलन से जुड़े हुए थे, बिल्कुल हार्डकोर आरएसएस परिवार से हैं, और सवर्ण जाति से आते हैं, कायस्थ परिवार से आते हैं। अब ऋतुराज सिन्हा का जरा हम बात कर लेते हैं। पटना साहिब लोकसभा 2009 अस्तित्व में आया, उसके पहले पटना के नाम से 4 लोकसभा सीट हुआ करता था। तो 4 लोकसभा सीट था, उसमें आपको पटना ईस्ट हुआ करता था, जो आज पटना साहिब बन चुका है। वहां से तारकेश्वरी सिन्हा जो है वही चुनाव जीती थी 1951 लोकसभा चुनाव, मतलब पहला जो लोकसभा हुआ था। इसके अलावा पटना सेंट्रल जो नालंदा लोकसभा बन चुका है, यहां से कैलाशपति सिन्हा जीते थे। इसके अलावा पटना कम शाहबाद हुआ करता था, जो शाहबाद का क्षेत्र है, आरा बक्सर, वहां बक्सर को नहीं, बक्सर में तो दूसरे थे, आरा को आप काउंट कर लीजिए। वहां पर बलराम भगत जो है, जो यादव जाति चाहते थे, वो जीते थे। और पाटलिपुत्र एक सीट हुआ करता था, जहां से सरंघार सिंह जीते थे 1951 का लोकसभा चुनाव। तो पटना साहिब को पहले पटना ईस्ट कहते थे लेकिन 2009 परिसीमन के बाद ये पटना साहिब बना। पटना साहिब बनने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा पहले प्रत्याशी बने, और विजय यादव लड़े थे आरजेडी की तरफ से, शेखर सुमन लड़े थे कांग्रेस की तरफ से। तीसरे नंबर पर शेखर सुमन आए थे, दूसरे नंबर पर विजय यादव थे। 2014 का लोकसभा याद कीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ ये लड़े थे, आपको जो वो भोजपुरी के एक्टर हैं कुणाल यादव, कांग्रेस की तरफ से हारे थे। और फिर 2019 में रविशंकर प्रसाद जीते। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो कायस्थ वोट है। मतलब पटना, हालांकि देखिए इस सीट से कभी सीपी ठाकुर भी जीते हैं, भूमिहार जाति से हैं, 84 में जीते वो, और मतलब सवर्णों का एक दबदबा रहा है पटना साहिब पर, खासकर कायस्थों का। अब अगर बात कीजिए आप अमृतेश कि पटना साहिब का जाति समीकरण क्या है, तो 2019 का लोकसभा चुनाव में करीब करीब यहाँ पर 21,19,000 के आसपास वोटर्स यहाँ मौजूद थे। मतलब 19 लाख मतदाता पटना साहिब में है। फतुहा कहिए, बाढ़ कहिए, पटना जो ये है आपको दीघा विधानसभा, फिर ये जो है कुमरार विधानसभा, बांकीपुर, ये सब पटना साहिब लोकसभा में आता है। और चूंकि शहरी इलाका है तो यहाँ पर सवर्णों की आबादी ज्यादा है। अकेले इसमें 5 लाख के आसपास कायस्थ मतदाता पटना लोक साहिब में है अकेले। क्योंकि कायस्थ के बारे में एक चीज जान लीजिए कि ये एक ऐसी जाति है
जो गांव से विस्थापन इनका और गांव से पलायन इनका बहुत पहले हो गया। हालांकि अब शहर में ज़्यादातर सवर्णी रहते हैं, भूमिहार ब्राह्मण राजपूत भी बड़ी संख्या में है, लेकिन अब रांची जो पहले बिहार का माइन हुआ करता था, तो रांची को कायस्थों का कैपिटल कहा जाता था। पटना में वो उनका वही आबादी रहा, गया आप पकड़ लीजिए, और लेट 70s तक मुजफ्फरपुर में भी कायस्थों की आबादी अच्छी खासी रही। हालांकि वो भूमिहार डोमिनेंट बेल्ट है और उसे भूमिहारों का राजधानी भी कहा जाता है, लेकिन चूंकि शहरी क्षेत्र था, मुजफ्फरपुर एक सेंटर माना जाता था, तो वहां पर भी कायस्थों की आबादी रही। तो पटना साहिब में अकेले 25% मतदाता जो है वो कायस्थ समाज से हैं। और कायस्थों के बारे में एक और चीज जान लीजिए, और सिर्फ कायस्थ ही नहीं, भूमिहारों के बारे में भी ये बात आप कह सकते हैं कि जिस तरह यादव जाति आरजेडी को वोट करती है आंख नाक कान सब बंद करके, उसी तरह कायस्थ जाति जो है वो आंख कान नाक और सब कुछ अपना ढक के बीजेपी को वोट दे आती है। कायस्थों में कहा जाता है कि अगर एक परिवार से कोई लड़का अगर आरजेडी से खड़ा हो जाए, जदयू से खड़ा हो जाए, तो उसके पिता बीजेपी को वोट देकर आ जाएंगे, उसको वोट नहीं। तो यही तो हुआ पिछली बार जब रविशंकर प्रसाद के सामने ये आपके शत्रुघ्न सिन्हा खड़े थे, कहाँ जीत पाए? जबकि वही बात आपके विधानसभा में देखिए तो उनके बेटे खड़े थे, लव सिन्हा बांकीपुर से 37,000 वोट आया, नितिन नवीन सामने 85,000 वोट आया, जीत गए नितिन नवीन। तो ये बात आप कायस्थ और भूमिहार इन दो जातियों के बारे में कह सकते हैं। हालांकि देखिए ब्राह्मण वोट थोड़ा बढ़ता है, ब्राह्मण वोट जो है वो कांग्रेस को भी कभी चला जाता है, राजपूत अपने जाति के प्रत्याशी को वोट देते हैं, लेकिन कायस्थ और भूमिहार दो ऐसी जातियां हैं बिहार में जो बीजेपी को शुरू से वोट देती आई हैं, आज भी दे रही है। अब पटना साहिब लोकसभा सीट के बारे में अब थोड़ा सा हम चर्चा ऋतुराज सिन्हा पर भी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के नाम पर चर्चा हो रही है। तो ऋतुराज सिन्हा फिलहाल मिजोरम में है, चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, वहां पर चुनाव का सारा देखरेख कर रहे हैं, काफी पसीना बहा रहे हैं। हाँ, तो ऋतुराज सिन्हा के बारे में एक चीज और, मतलब SIS के तो वो है ही, ओनर तो है ही, साथ साथ बीजेपी उन पर बहुत भरोसा कर रही है। हिंदी राष्ट्र कार्यकारिणी में उनको जगह दिया गया। इसके अलावा वे फिकी में, जो फिकी है उसमें निजी सुरक्षा क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं, साथ ही IIM बोध गया के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सदस्य हैं। इसके अलावा NCC कैडेट को राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय विकास में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान देने के लिए रक्षा मंत्रालय की 15 सदस्यीय जो पैनल है रक्षा मंत्रालय की, उसका भी हिस्सा जो है वो ऋतुराज सिन्हा है। साथ साथ RK सिन्हा का एक अच्छा पैठ माना भी जाता है बीजेपी में। तो रविशंकर प्रसाद के सामने ये बड़ा चैलेंज हो सकते हैं ऋतुराज सिन्हा, इस दृष्टिकोण से भी कि उनकी आयु भी हो चुकी है और उनके परफॉर्मेंस से भी बीजेपी, ये पक्की खबर बता रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद के परफॉर्मेंस से भी बीजेपी बहुत यहाँ खुश नहीं है। मतलब नरेंद्र मोदी की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो उनका मंत्री पद कम से कम नहीं जाता। भाई लॉ मिनिस्टर रहे, IT देख रहे थे, और वो ट्विटर वाला कांड हुआ, उसके बाद उनको जो है पद से हटाया गया। तो ऋतुराज सिन्हा बड़ा चैलेंज, कैन बी अ बिग चैलेंज फॉर रविशंकर प्रसाद इन द अपकमिंग 2024 इलेक्शन। और ये बात तथ्यात्मक तौर से भी समझिए कि सिर्फ ये पटना लोकसभा सीट की बात नहीं है, आरा में भी काउंट कर लीजिए। हालांकि आरा में चांस कम है RK सिन्हा का टिकट कटने का। RK सिन्हा का तो RK सिंह का उनका परफॉर्मेंस के चलते वो रह जाएंगे, लेकिन राधा मोहन सिंह हुए, रामा देवी हुई, अश्विनी चौबे हुए, इन लोग का टिकट रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह का टिकट नहीं कटेगा। समझिए, गिरिराज सिंह का टिकट नहीं इसलिए कटेगा क्योंकि बिहार में अगर मतलब हिंदुओं का एक जिस तरह यूपी में योगी है ना कि चलता फिरता हिंदुत्व का कोई छवि अगर बिहार में है तो वो गिरिराज सिंह है। इसलिए मेरा जो निजी तौर पर विचार है ये नहीं है कि गिरिराज सिंह का टिकट कटेगा, वो रहेंगे, वो परफॉर्मेंस के आधार पर रहेंगे और उनका परफॉर्मेंस बस वही है जो वो कर रहे हैं। और इसी के लिए बीजेपी, और सबसे बड़ी बात कि गिरिराज सिंह वही शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी का नाम भी बोला, नाम लिया था। बिल्कुल, राष्ट्रवाद का चलता फिरता मुहर उन पे लगा हुआ है, इसलिए उनका टिकट नहीं कटेगा। लेकिन रविशंकर प्रसाद पर खतरा है, अश्विनी चौबे पर खतरा है, राधा मोहन सिंह पर खतरा है, और युवा नेतृत्व पर बीजेपी इस बार भरोसा करेगी। देखिए अंतिम कोट है ये, बीजेपी केंद्र में जो बात चल रही है, जो सीनियर पत्रकार हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार अपने सिटिंग 40% MP को रीसफल करने जा रही है। मतलब मौजूदा जो सांसद है उसमें 40% लोगों का टिकट कट सकता है या उनको दूसरे सीट से लड़ाया जा सकता है। जैसे अगर गिरिराज सिंह बेगूसराय से नहीं तो नवादा से लड़ेंगे, तो रीसफलिंग होना है बड़ा। चलिए, तो फिर क्या होता है ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन हमारी चर्चा आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।